हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल सक्सेस। दोस्तों, आज हम यहाँ पे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर देखेंगे। अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बार बार आपसे पूछा जाता है। अगर आपके पास हिंदी ए, हिंदी बी या हिंदी सी कोई से भी हिंदी है तो ये टॉपिक पूछा ही जाता है। और साथ ही ये टॉपिक काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी आता है, जैसे एसएससी, डीएसएसबी के सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक बार पूछा जाता है। तो चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। इसका सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राष्ट्रभाषा अर्थात पूरे देश की एक भाषा होती है जिसे पूरे राष्ट्र यानी देश के बहुसंख्यक लोग बोलते व समझते हों, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे जिस देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते और समझते हैं, उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं। पहला है, राष्ट्र के निवासियों को अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा से भावनात्मक लगाव होता है, यानी कि हर देश के निवासी अपने देश की राष्ट्रीय भाषा से इमोशनली रूप से अटैच होते हैं, इमोशनली रूप से उससे वो जुड़े होते हैं। आगे है इसमें, राष्ट्र की भाषा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी मानी जाती है, यानी कि जैसे हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी होता है, उसी तरीके से हर राष्ट्र का अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होती है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रभाषा को दर्जा दिया जाता है। आगे है इसमें, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता के लिए ज़रूरी होती है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखती है और अंतर्राष्ट्रीय संवाद यानी कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है राष्ट्रभाषा की। आगे है इसमें, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र असीमित होता है। इसका मतलब राष्ट्रभाषा कुछ क्षेत्रों में सीमित नहीं होती, बल्कि ये पूरे राष्ट्र में फैली होती है, पूरे राष्ट्र के लोग उस भाषा को बोलते हैं। आगे है इसमें, ये अनौपचारिक भाषा होती है, यानी कि ये एक अनौपचारिक भाषा है। जैसे पत्र दो तरीके के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र आप अपने प्रिंसिपल या किसी अधिकारी, किसी टीचर को लिखते हैं। इसी तरीके से भाषा भी दो तरीके की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो राष्ट्रीय भाषा अनौपचारिक होती है, जो आप अपने घर में यूज करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, वो होती है आपकी राष्ट्रभाषा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके टॉपिक से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ पे शेयर की जाती है। और अगर आपको अपने हिंदी ए का सिलेबस अभी तक नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको हिंदी ए का वीडियो मैंने बना रखी है, उसकी लिंक दूंगी, तो आप हिंदी ए का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। जान लेते हैं राजभाषा के बारे में। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ है, राजभाषा का अर्थ है राज अर्थात राजकाज की भाषा, यानी कि वो भाषा जो राजकाज में इस्तेमाल की जाती है। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, राजभाषा। आगे है, जिस राष्ट्र का प्रशासनिक कार्य और सरकारी कार्य जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं, अर्थात जिस देश का, जिस राष्ट्र का प्रशासनिक कार्य जौन सी भाषा में किया जाता है वही उस देश की राजभाषा होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना आंसर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। आप हमेशा कहते हैं कि हम तो आंसर लिख कर आए थे लेकिन हमारे नंबर काट दिए गए हैं, तो आंसर लिखने का भी तरीका होता है। जो मैं तरीका आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, आप उसी को फॉलो करें, इसी तरीके से आप अपना आंसर लिख कर आएँ, आपके नंबर कहीं नहीं घटेंगे। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे राजभाषा का महत्व। पहला, इसमें राजभाषा देश के प्रशासक वर्ग की भाषा होती है, यानी कि राजभाषा देश के जो प्रशासनिक कार्य करते हैं उन्हीं की ये भाषा होती है, यानी कि प्रशासक वर्ग की भाषा होती है। इसके बाद है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि ये केवल कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है और कुछ ही लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इसे पूरे देश का हर एक व्यक्ति समझे और बोले। आगे है, ये औपचारिक भाषा है। जैसे कि आपको मैंने बताया, तो औपचारिक और अनौपचारिक दो भाषा होती है, तो राजभाषा औपचारिक भाषा होती है।
इसके बाद है राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बाद है भारत के अलग अलग राज्य अपनी स्थानीय भाषा में भी प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं, यानी कि भारत में हर एक राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्टेट में अपनी राजभाषा बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जैसे कि गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, असमी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, कन्नड़, हिंदी, बंगला। तो ये 22 भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा। तो राज्य सरकार अगर इन भाषाओं में से जौन सी भाषा को चाहे वो अपने राज्य की राजभाषा बना सकते हैं। इसके बाद है राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 में। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। पहली तो हमारी हिंदी हो गई और दूसरी अंग्रेजी है केंद्रीय स्तर पर, यानी कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो। और अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य को तो अपना अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य के अनुसार अपनी राजभाषा को अपना सकते हैं, जो भाषा भारत के संविधान में लिखी गई है 22 भाषा उनमें से। उम्मीद है दोस्तों कि आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।